मीडिया के सहारे पूरे बिहार में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट डबल इंजन की सरकार लेकर के आई नहीं, और अब जैसे ही सरकार बनी है और 1 सप्ताह और 2 दिन के बाद ही यहाँ जंगल राज का लाभ शुरू हो गया, क्योंकि वो जानते हैं कि सचमुच में जनता का राज है और बिहारियों से पंगा बहुत महंगा। मॉल की बात तेजस्वी यादव जी के लिए की गई, उस मॉल से तेजस्वी यादव जी का संबंध है। व्हाइटलैंड जो मॉल जो गुरुग्राम की बात की गई, तो आज तेजस्वी यादव जी ने पूरी दुनिया के सामने में भारत सरकार के द्वारा जो डीड बनाई गई है वो उसको शेयर होल्डर से लेकर के इसके कितने लोग इसमें पार्टनर्स हैं, इसका पूरा चिट्ठा दुनिया के सामने में खोला। उन्होंने कहा कि उसको खट्टर जी भाजपा के सांसद वहां की मेयर जा करके इनॉग्रेट करते हैं, उसके बारे में गुणगान गाते हैं। तो सबसे पहले अगर क्रॉस चेक करती मीडिया तो खट्टर जी से सवाल पूछा जाता वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से कि क्या वाकई में वो तेजस्वी यादव जी का मॉल है, किनके बुलावा पे आप गए थे, आपको इनवाइट किन्होंने किया था? तो जांच एजेंसी जांच करने के बाद ही तो कह रही हो सकता है जांच किया हो। नहीं, जांच एजेंसी पे भी तो हंसी आ रही है, और तेजस्वी यादव जी ने तो कह दिया जांच एजेंसी के बारे में क्या कि ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स उनके जमाई के रूप में काम कर रहे हैं। ये तो साफ साफ उन्होंने कहा। एक उनके भाजपा के विंग्स हो गए, जिनको डराना है उनके यहां भेज देना है, जिन पर जहां जिस राज्य में सत्ता उनको अच्छा नहीं लग रहा कि बहुजनों के हाथ में सत्ता चला गया, वहां एक साथ जिस दिन बहुमत साबित होना बिहार में, उस दिन एक साथ 50 जगहों पर छापा मारा जा रहा। ये क्या दर्शाता है? तो ऐसे तो सर कल कोई इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट भी सजा सुनाएगी, कोई कहेगा कि हमको नहीं मानना है सजा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कोई कानून के तहत, कोई साक्ष्य के तहत, कोई एविडेंस के तहत सुनाएगी, लेकिन इसमें तो एविडेंस पूरा है। इस एविडेंस को तेजस्वी यादव ने दिया है, भाजपा के लोग इसको चैलेंज करें कि झूठा है, उनको आकर के सफाई देनी चाहिए। तो आपका इनकम टैक्स ईडी और सीबीआई से कोई जाति दुश्मनी है, कोई जमीन आपने उसका ले रखा है, वो क्यों आपके पीछे पड़ी है? भाई वो नहीं पड़ी है, एक्चुअली में भाजपा आरएसएस वो चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ में खड़ा है, जो हमारे खिलाफ में आवाज बन रहा है, उस आवाज को दबा दो। अब बिहार से जो आवाज, ये जो महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, ये उनको लग रहा है कि हमारा घोड़ा बिहार में रुक गया, अब ये घोड़ा हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। अब मीडिया क्यों खिलाफ है आप लोग? मीडिया तो भाई मीडिया किनके हैं? सारे कारपोरेट मीडिया उन्हीं के पास में है, उन्हीं के यहां से संचालित हो रहे हैं, उनके प्रवक्ता सारे एंकर बन बैठे हैं और उस रूप में काम कर रहे हैं। मीडिया के सहारे पूरे बिहार में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट डबल इंजन की सरकार लेकर के आई नहीं, और अब जैसे ही सरकार बनी है और 1 सप्ताह और 2 दिन के बाद ही यहाँ जंगल राज का लाभ शुरू हो गया, क्योंकि वो जानते हैं कि सचमुच में जनता का राज है। और जब जनता का राज आ गया, युवाओं को रोजगार मिलेगा, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगा, लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीजें सुदृढ़ होगी। अब बिहार में हम खेला वेला इलेक्शन में हम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इस सरकार को बदनाम कर दो। आपके नेता की गिरफ्तारी होती है तो क्या करेंगे आप लोग? जैसे कांग्रेस के नेताओं को जब बुलाया जांच के लिए तो धरना प्रदर्शन हुआ, आप लोग की क्या स्ट्रेटजी है? अगर हमारी नेता को गिरफ्तार करने की हिम्मत सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के लोग करने की कोशिश करते हैं तो पूरे देश के जेल में जगह नहीं होगा, पूरे देश को जेल बनाना पड़ेगा, और बिहारियों से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी का सांप्रदायिक रथ बिहार ने रोका था। लेकिन ये तो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो जांच कर रही है, इसमें सरकार का क्या हस्तक्षेप है? इस संवैधानिक संस्थाएं हैं तो इससे पहले जो छापा पड़ा उसमें क्या मिला वो तो बताना चाहिए था। 2017 में जो तेजस्वी यादव जी पर एफआईआर हुआ था या सिटी में, 5 साल बाद उसमें क्या निकल के आया वो तो बताना चाहिए दुनिया के सामने। कि किसी का सिर्फ चेहरा खराब करो, मीडिया में बदनाम करो, तो अब वो नहीं चलेगा, अब उनको जवाब मिलेगा। कैसे जवाब मिलेगा? साक्ष्य के साथ जवाब मिलेगा। भारत के संविधान के तहत जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत जवाब मिलेगा,
और जनता सड़क पे भी उतरेगी। ये आप लोग कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ, सड़क पर उतरेंगे, क्या करेंगे? हम जनता के कोर्ट में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि आरएसएस और भाजपा ये पूरे संस्थानों को बर्बाद कर रही है और अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रही है। और जिस दिन जनता को हमें समझाने में कामयाब हुए, बिहार की एक एक जनता, देश की एक एक जनता सड़क पर होगा। इसका क्या है, आप लोग की प्रायोरिटी क्या है? सरकार बन गई है, अब शपथ ग्रहण भी हो गया, अब मंत्रालय भी बट गया है, बहुमत भी साबित हो गया, क्या है आप लोग, क्या प्राथमिकताएं क्या है जनता की? प्राथमिकता, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता जो 2020 में हमारा पार्टी का जो मैनिफेस्टो था कि हम सरकार में आएंगे तो युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, हम सरकार में आएंगे तो संविदा कर्मी पर भी हम विचार करेंगे, हम सरकार में जब आएंगे तो यहाँ पर जो जीविका दीदी हैं, आशा दीदी हैं, ममता दीदी हैं, उनके भविष्य पर हम विचार करेंगे। हमारी सरकार की प्राथमिकता उस ओर बढ़ रही है। जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो पहले ही दिन नेता ने रोजगार की बात की, और जब पहला कैबिनेट, जब 16 अगस्त को जब पहला कैबिनेट होता है, उसमें स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 35,000 नौकरियों की घोषणा की। हम स्वास्थ्य विभाग में 35,000 नौकरी लेकर के आएंगे। एक दिन पहले 15 अगस्त को गांधी मैदान से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, और हम लोग उस ओर बढ़ रहे हैं। सारे विभाग के लोगों को एक सूचना दे दी गई है कि अपने यहां से रिक्तियां मांग के लाएं, जो भी बैकलॉग है उसको निकाल करके लाएं, और उसको हम लोग आने वाला दिन में भारी संख्या में बहाली भर्ती निकलेगी। और हम चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय औसत है उसके बाद राष्ट्रीय औसत को हम मेंटेन कर पाए। तो रोजगार की व्यवस्था युवाओं के लिए होगी, काम शुरू हो गया है। और जो भी अभी आपने देखा होगा कि हमने एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भी नहीं बदले हैं। अभी सारा ये भाजपा एनडीए की जो सरकार थी वही लोग शासन प्रशासन में बैठे हैं। तो डिप्टी सीएम तो बदल गया ना, डिप्टी सीएम सिर्फ बदले हैं, मंत्री सारे बदले, मंत्री बदले हैं, लेकिन उनके सेक्रेटरी तो नहीं बदले, ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं बदले हैं। तो तमाम जगह पर एक्सरसाइज जारी है और एक दुरुस्त जनता के बीच में डिलीवर करने वाले पदाधिकारियों को बैठाया जाएगा और निकम्मे, जातिवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता वाले कर्मचारियों को साइड लगाया जाएगा। एक आखिरी सवाल है कि देखिए, बीजेपी से आपको लड़ा, आप बीजेपी अपोजिशन में है, लेकिन आपको तमाम संस्थाएं जो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई है प्लस मीडिया, इसमें सबसे ज़्यादा आपको विपक्ष कौन लग रहा है? सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, मीडिया या बीजेपी? नहीं, अभी सबसे ज़्यादा विपक्ष में मीडिया है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। भाजपा तो कहीं है भी नहीं। भाजपा तो देख लिए विधानसभा में गिनती के 2 लाइन में है, सिमट गए हैं। वो भी उनकी बोलती हमारे नेता के सामने में नहीं चलती है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। जब नीतीश कुमार जी विधानसभा में कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के सामने हमने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी 100 साल पूरा कर रहा है, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, जब वो नहीं दिला पाए, वो नहीं दे पाए, तो भाजपा हमको क्या देगी, इस राज्य को क्या देगी? तो इसलिए सबसे असल मुकाबला अभी ये जो मनुवादी गोदी मीडिया से है, सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी से जनता समझ लेगी। सोचिए, ऐसा नहीं है कि आरजेडी के लोग ही सवाल उठा रहे हैं, फर्क कुछ बदला है। जैसे पहले कांग्रेस के दौर में सबसे ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के नेताओं पर छापेमारी होती थी। इस देश में मधु कोरा हो, चाहे शिबू सोरेन हो, मायावती हो, मुलायम सिंह यादव हो, लालू यादव जेल गए हैं, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हुई है। उस समय ये लोग चुप रहते थे। जब से बीजेपी आई है और सवर्ण नेताओं पर भी छापे पड़ने लगे, ईडी की कार्रवाई होने लगी, उसके बाद से इनकम टैक्स, ईडी की विश्वसनीयता खतरे में आ गई है। और अब लगभग ये तय हो गया है कि इस देश में परसेप्शन बन गया है कि जिसके यहाँ इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई का छापा पड़े, वो क्या बीजेपी, लोग पहले पता करते हैं कि वो क्या बीजेपी विरोधी है, क्या बीजेपी से डरती नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये भी पहली बार हो रहा है कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं सवालों के कटघरे में हैं, उस पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा था कि वो दबाव में है और डेमोक्रेसी खतरे में है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कह सकते हैं तो फिर आप कैसे डिफेंड करेंगे एक पत्रकार के तौर पे वो तमाम विरोध प्रदर्शनों का, तमाम विरोधियों का जो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। आप लोग को क्या लगता है, क्या आरजेडी जेडीयू गठबंधन को परेशान किया जा रहा है? क्या बीजेपी केंद्र की जो सरकार है वो तमाम राज्य सरकारों को डरा रही है, धमका रही है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।